को 87,652 जहां पर वोट मिले हैं, तो वही बीजेपी के प्रत्याशी सीपी जोशी 71,311 वोटों उनके खाते में दर्ज किए जा चुके हैं। राजस्थान के अगर हम फिगर की बात करें 2019 और 2024 की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 11 सीटें खिसक गई हैं बीजेपी के खाते से, क्योंकि 2019 में 25 की 25 सीटें आरएलपी के साथ गठबंधन के साथ बीजेपी के खेमे में गई थी। जी अरुण जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी अरुण जी मैं कह रहा था कि एक जो उम्मीदवार को रावत साहब भी कह रहे थे, उम्मीदवार को कोई तवज्जो ही नहीं देना एक बड़ी खामी थी। आप लगातार कह रहे हो, आप तो सिर्फ मुझे देखिए, मेरे चेहरे पे वोट दीजिए, मोदी की गारंटी है। वो आज लोग डिकोड करने में लगे हुए हैं कि है कौन सी गारंटी वो। कम से कम कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्लियरली 5 सेगमेंट में बटी हुई गारंटियां हैं। ये सिर्फ कह ही रहे हैं कि आप तो बस मोदी की गारंटी पे वोट दीजिए, तो मोदी की गारंटी की बात हो गई, जरूर दिखेगा। लेकिन अरुण जी ईवीएम से खुश है या नहीं है? काफी मेहनत की गई है इस इलेक्शन में। ईवीएम से खुश है या नहीं है? अब जो रुझान निकल कर आ रहे हैं उसमें ईवीएम से खुश है अरुण जी? देखिए, ये सवाल सिर्फ अरुण जी का नहीं है। ईवीएम पे नेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं सुगबुगाहट हमेशा रहती है पिछले कुछ सालों से, और अगर बिल्कुल साफ सुथरा होगा, इस बार सतर्क भी बहुत है जनता भी। जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और जनता ने ये समझ लिया और अब पहरा दे रहे हैं वो, हो सकता है कि इस बार कोई मौका नहीं लगे। और ईवीएम की शिकायत कोई मैन्युफैक्चर्ड शिकायत नहीं है। कल परसों भी सुप्रीम कोर्ट में वो केस अभी तक चल रहे हैं। तो ये संशय तो कभी ना कभी बना रहता है, और इस बार नहीं हो तो बहुत अच्छा है देश के लोकतंत्र के लिए। मतलब अच्छा गप गप और मीठा मीठा थू, खट्टा खट्टा तीखा तीखा थू थू, यही वाली बात यहाँ पर आप अरुण जी फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आशुतोष जी के पास जाते हुए नजर आए। अभी तक के रुझानों पे कोई रिएक्शन आशुतोष जी? क्योंकि रुझान अगर आंकड़ों में तब्दील होते हैं तो जो गैपिंग है वो बेहद ही कम, इसके पीछे की अहम वजह क्या है? फिलहाल जिस तरह कही जा रही है बीजेपी के तरफ से कि जो एनालिसिस आप कर रहे हैं वो बेहद ही अभी जल्दी है, राखी जी जिस तरह कह रही हैं, लेकिन कोई एक बड़ा फैक्टर जहां पर इतने बम्पर तरीके से जो रुझान है वो दिखाई पड़ रहा है? देखिए, मैं उसका रीजन से पहले मुझे सबसे बड़ा एक उलटफेर जयपुर ग्रामीण की सीट पर लग रहा है। कांग्रेस के लोग भी बहुत ज्यादा आशान्वित नहीं थे अनिल चोपड़ा की सीट को लेकर के। यहां भारतीय जनता पार्टी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, लेकिन ये परिणाम निश्चित तौर पर, बाकी जो परिणाम है उनमें दौसा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में बहुत अच्छी फाइट बताई जा रही थी। बाकी परिणाम उम्मीदों के अनुसार है, लेकिन शायद ये सीट दोनों पार्टियों के लिए एक चौंकाने वाली सीट हो सकती है कि यहां इस तरह के परिणामों की उम्मीद नहीं थी। जैसा कि मैं पहले भी कहा कि शायद पहले 2 चरण में जिस तरह का नैरेटिव कांग्रेस सेट करना चाहती थी कि वो स्थानीय मुद्दों पर फोकस करना चाहती थी, अपने कैंडिडेट्स के काम पर फोकस करना चाहती थी, और साथ में समस्याओं को और जो महंगाई और बेरोजगारी है शायद उन पर फोकस करना चाहती थी, उस पर कामयाब होती हुई दिख रही है। ऐसा लगता है कि शायद पहले फेज में कुछ जो वीडियोज उन्होंने वायरल किए उनका इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दिया, और लोगों को लगा कि शायद एक संविधान के साथ छेड़खानी की स्थिति भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए यह परिणाम मुझे आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई बड़ा ऐसा फैक्टर राजस्थान के अंदर नहीं था। हाल ही में विधानसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को सामने रख करके जीते। तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे में कोई लोकप्रियता में कोई बहुत बड़ी गिरावट इन 3 महीने के अंदर आ गई। क्या राजस्थान की राज्य सरकार के काम के आधार पर कोई गिरावट आई? मुझे लगता है कि कैंडिडेट्स का सिलेक्शन, राहुल कस्बा का जहां से टिकट काटा गया, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान में एक बड़ा गेम चेंजर डिसीजन वहां से साबित हुआ। उससे पहले कांग्रेस को खुद लग रहा था कि हम नहीं जीत पाएंगे। कुछ लोग टिकट वापस कर चुके थे, कुछ लोग खुलेआम कह चुके थे कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। लेकिन राहुल कस्बा को जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटा और कांग्रेस ने भी काटा, लगातार जो जीत रहे थे श्री गंगानगर से निहालचंद मेघवाल, उनका टिकट भी कटा, तो वहां पर भी एक तरह से कुछ लोगों ने यह सवाल उठाया कि वो तो लगातार जीत रहे थे, अच्छे मार्जिन से जीत रहे थे, फिर भी अगर आप वहां पर बदल रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अहमद जी, वही मैं कह रहा हूं कि कैंडिडेट्स के जिस हिसाब से टिकट काटे गए और जिस हिसाब से टिकट दिए गए, वो शायद एक बड़ा फैक्टर है। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के भरोसे ही मैदान में थी। कांग्रेस के पास कोई करिश्माई नेतृत्व तो नहीं था, कोई नेशनल विजन कांग्रेस के पास इस चुनाव में लेकर के नहीं गई थी। कांग्रेस ने कहीं अपने विजन में यह नहीं दिखाया कि हम देश के लिए यह करने वाले हैं। वो लगातार नरेंद्र मोदी को घेरते नजर आए और साथ में स्थानीय मुद्दों पर फोकस करते हुए नजर आए। इसलिए यह जीत मुझे लगता है कि अगर यही परिणाम में परिवर्तित होती है, जिस तरह के रुझान हमको लग रहे हैं, हालांकि अब यह आंकड़ा बढ़कर के थोड़ा थोड़ा सेटलमेंट की ओर जा रहा है, मुझे लग रहा है कि अब बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं होगा, तो लगता है कि शायद स्थानीय उम्मीदवारों पर। लेकिन आपने एक बात बहुत बड़ी कही है राव साहब, जो जयपुर शहर का आंकड़ा है वो तो अब 1 लाख से ज्यादा का मार्जिन हो गया रुझान में। अब उसमें कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं बचती है कि अचानक से इतना बड़ा फेरबदल हो जाएगा। पोद्दार साहब, आप क्या मान रहे हैं? 11 राउंड की काउंटिंग भी पूरी हो चुकी है निरंजन जी, जयपुर ग्रामीण की बात करें अगर। हाँ देखिए श्रुति जी, आपको एक चीज़ महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। मैं अभी चेक कर रहा था इंटरनेट के ऊपर, तो जहाँ जहाँ मुकाबला है वहाँ जहाँ कांग्रेस आगे 12 सीटों का मैं देख रहा था, उसके अंदर आप ये समझ लीजिए 7-8 सीटों के ऊपर जो अभी जो डिफरेंस चल रहा है, यानी कि जो लीडिंग और ट्रेलिंग जो चल रही है, वो 7-8 हज़ार 10 हज़ार वोटों के आसपास है। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की लीड चल रही है, वहां पे कहीं 50 हज़ार की लीड चल रही है, कहीं 60 हज़ार की लीड चल रही है, कहीं 1 लाख वोटों की भी लीड चल रही है। तो ये चीज महत्वपूर्ण है कि आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव है, जिसके अंदर लगभग समझ लीजिए एक लोकसभा के अंदर 9 से 10 लाख वोटों की गिनती होनी है, क्योंकि 18 से 20 लाख वोट एक लोकसभा के अंदर होता है, जिसके अंदर 50 से 60% वोट अलग अलग सीटों के ऊपर कास्ट हुए हैं। तो यानी कि 10 से 12 लाख वोटों की गिनती हो रही है, जिसके अंदर मुझे नहीं लगता कि 10-5 हजार वोटों का आगे पीछे होना कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं अभी भी आपको यह कह रहा हूं कि शाम को 4 बजे तक 3 बजे तक ये लास्ट तक ये फाइट चलेगी, और इसके अंदर परिणाम जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी मेरे हिसाब से वही आएंगे जो हमने अनुमान लगाया था कि 5-6 हो सकता है 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ जाए, लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं। और दूसरी तरफ जो मैं बार बार एक बात कह रहा था, श्रुति जी आपने बीच में रोक दिया था कि देखिए हमारे को क्या है कि 2014 के बाद में 272 प्लस की आदत पड़ गई है। नहीं तो आप समझ लिए सन 1984 से लेकर के 2014 तक कोई भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 200 सीटों से ऊपर नहीं गई। तो इसको आप कम महत्वपूर्ण मत मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की टैली अभी भी 250 सीटों के आसपास दिखा रही है। और रही बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे थे, यहां पे आपको मैं बता रहा हूं, इनकी बात सुनकर के मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अपनी सीटों को नहीं देख रहे, 93 सीटों को, ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार नहीं हुई। तो ये वही वाली बात होगी, हमारे यहां राजस्थानी में कहा जाता है कि अपने घर की चाहे ईंट ही बिक जाए, लेकिन पड़ोसी के घर में आज खाना नहीं बना तो हमारे लिए दिवाली का मौसम है। तो आज कहीं ना कहीं वो ठीक है, उनके लिए खुशखबरी की भी दिन है, क्योंकि 2014-2019 में जिस तरह विपक्ष धराशायी नजर आ रहा था, जो मॉरल था वो उनका बिल्कुल डाउन था, इस बार कम से कम हाई तो है। तो खुश होने में क्या, उनको खुश होने दीजिए ना। लेकिन निरंजन जी, 7 का आंकड़ा विपक्ष अगर लेकर आए या 10 का लेकर आए, लेकर तो आ रहा है 2019 के मुकाबले। और दूसरी बड़ी बात, जब ईआरसीपी को लेकर, जब इतने सारे एसआईटी गठित की गई पेपर लीक को लेकर, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता उसको लेकर बड़े एक्शंस लिए गए, उसके बाद भी अगर सीट खिसक रही है बीजेपी के खाते से, तो ये बड़ी बात है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है श्रुति जी। अगर भारतीय जनता पार्टी एक सीट भी लूज करती राजस्थान के अंदर, तो मेरे हिसाब से वो विवेचने का और विश्लेषण का मेथड होता, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि कबूतर के लिए तो ताकुई जो है वो भाले का काम करता है। तो आज जिस तरीके से 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर प्रदर्शन किया था, यानी कि 25 में से 25 वाला, तो अगर इसमें से 1 सीट 2 सीट लूज करती तो भी मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को घायल माना जाता। लेकिन आज की तारीख में तो बड़ा डेट दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए 7-8-10 सीटों के ऊपर अगर हार होती है, तो ये निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व को भी सोचना पड़ेगा और प्रदेश नेतृत्व के बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि जब आपके कान बंद हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन जो है वो 7वें आसमान के बारे में सोचना चालू कर देता है धरातल से। और हमारे बुजुर्गों ने एक बात कही है कि आपका ऊंचाई ऐसी हो कि आपका सर आसमान में हो लेकिन पैर आपके जमीन पे टिके हों। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें चूक करती हुई दिख रही है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिनको अनदेखी की गई, केवल एक ही बहम में
कि मोदी जी आएंगे और रैली करेंगे और राजस्थान को बिल्कुल सेट करके चले जाएंगे। आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि केवल आप सोच रहे हैं कि 5 किलो राशन और रैलियों में भाषण, यानी राशन और भाषण से सरकार बनती है, ऐसा बिल्कुल भी आपको भी मेरे हिसाब से विचार से बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि आज की तारीख में गांव के अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति भी किसी न किसी गैजेट से अपलोडेड है और वो राकेश डे टू डे बेसिस पे। राकेश जी ठीक है, राजस्थान से थोड़े इधर आते, थोड़े और राज्यों को डिस्कशन करते हैं। मणिपुर, जहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, वो वीडियो वायरल हुआ, वहां हालांकि बीजेपी शून्य पे है, पंजाब पे शून्य पर है। भले कुछ राज्य आप क्लीन स्वीप कर रहे हैं, उसमें अंदाजा भी था, लेकिन वो मुद्दे चाहे किसान आंदोलन के हो, चाहे मणिपुर में महिलाओं की बात हो, वहां पर बीजेपी शून्य पर है। यानी जनता ने इस बार मोदी की गारंटी पर भरोसा नहीं जताया। राकेश जी देखिए, मणिपुर की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर काम किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपको ध्यान है, बाय बाय असम वाली बात जो है वो नेहरू जी ने की थी। उन्होंने कहा था, उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हुआ। आज देखिए, अरुणाचल प्रदेश हो चाहे आसाम हो, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अभूतपूर्व अगर काम किया तो वो भारतीय